हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारी इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, रिवाइज कर रहे थे और नेचर ऑफ CX, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड तक रिवाइज कर दिया था। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो जो हमारे सिलेबस में है वो चार तरीके से हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। चार तरीके से हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो चार तरीके कौन कौन से हैं? पहला, एक तो हम लोग अल्कोहल से, चार तरीके हैं इसको प्रिपेयर करने के। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा। पहला क्या है? फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में अलग अलग तरीके के रिएक्शंस करके, जो हम लोग रिएक्शन यहाँ पर अभी पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के रिएक्शंस करके हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बना सकते हैं। इससे हेलो एल्केन्स बनता है या हेलो एरीन बनता है, ये जब उसके अंदर फर्दर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, एक तो अल्कोहल से बना सकते हैं, दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से भी बनता है, और एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम्स। मतलब ये क्या हुआ था? तो चार तरीके की रिएक्शंस होती हैं। या तो हम लोग अल्कोहल के साथ इसको रिएक्ट करा रहे होंगे, तो अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट कराने में हमको कौन कौन से हेलो एल्केन्स मिलेंगे, कैसा मिलेगा, क्या रिएक्शन प्रोसेस होगी, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करा रहे होंगे, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कराते वक्त कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, उसमें क्या क्या हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसमें हम लोग सैंडविच रिएक्शन पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन के तौर पे आती है वो। इसके बाद एल्कीन्स के थ्रू कैसे बन सकता है, और हेलोजन एक्सचेंज में स्वार्ट्ज रिएक्शन और फ्रिकल-स्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हेलोजन के एक दूसरे में एक्सचेंज होने से, इधर का हेलोजन इधर चला जाता है और इधर का हेलोजन इधर चला जाता है, इस तरीके से कैसे हमको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स मिलते हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं अल्कोहल से, और इस पूरी वीडियो में हम लोग सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ रहे होंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से कैसे बन सकता है? अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई कंपाउंड अल्कोहलिक है तो उसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ये ऐड हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर अल्कोहल्स भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। उसमें आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें अल्कोहल क्या होता है वो पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। बट अगर बेसिक आइडिया की बात करें अल्कोहल्स की, तो ये है कि किसी कंपाउंड में OH लगा हुआ है तो वो अल्कोहल है। लेकिन यहाँ पर हमको अल्कोहल के बारे में सिर्फ इसलिए जानना है क्योंकि उसके साथ अगर हम लोग किसी का रिएक्शन करा रहे हैं, किसका रिएक्शन करा रहे हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर उसके साथ किसी चीज का रिएक्शन हो रहा है तो हमको क्या मिलता है? हमको एल्काइल हाइड्राइड मिलता है। अच्छा सर, तो क्या किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने पर एल्काइल हाइड्राइड मिलेगा, या कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं, इसको हम लोग जानने जा रहे हैं। तो अल्कोहल्स में सबसे पहले जो अगर अल्कोहल हम लोग देखें कैसे लिखा जाता है, ROH, दिस इज अल्कोहल। अच्छा सर, यहाँ पर OH तो हमको समझ में आ रहा है, OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तो सर समझ में आ गया, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक, लेकिन सर ये R क्या है? तो बेटा R है हमारा, तो R है हमारा एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। ठीक है सर, तो अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन्स या फिर एल्काइल हाइड्राइड ज्यादा बनाते हैं क्योंकि अल्कोहल जो है मार्केट में इजीली एक्सेसिबल होता है। तो सर कैसे बनता है अल्कोहल से? तो अल्कोहल को हम लोग इन तीन में से किसी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं। वो तीन कंपाउंड कौन कौन से हैं? कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स, कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स, या फिर थायोनिल क्लोराइड, कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स, या फिर थायोनिल क्लोराइड, या फिर फास्फोरस हैलाइड। कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स, थायोनिल क्लोराइड, या फिर फास्फोरस हैलाइड। इसमें से अगर हम लोग बात करें तो थायोनिल क्लोराइड इसको प्रेफर किया जाता है कंपैरेटिव टू इन दोनों के। इट इज प्रेफर्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों ही एस्केपेबल गैसेस। क्या है? एस्केपेबल गैसेस। सर ये क्या होता है?
एस्केपेबल गैसेस। तो नाम से पता चल रहा है एस्केपेबल क्या है कि जो रिएक्शन के दौरान उड़ जाए, एस्केप कर जाए। इसके इनके साथ रिएक्शन कराने के लिए हमको रिएक्शन कंडीशंस मेंटेन रखनी पड़ेगी, लेकिन थायरल क्लोराइड के साथ रिएक्शन आसानी से हो जाती है, ये उतना ज्यादा एस्केप नहीं करता। ये दोनों एस्केपेबल प्रोसेस है, एस्केपेबल गैसेस हैं। जब भी कभी इनके साथ रिएक्शन होती है तो ये दोनों कैसा होता है, हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। अभी फास्फोरस हैलाइड है, फास्फोरस हैलाइड मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो रिएक्शन में यूज होता है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। लेकिन क्या ये हमको ऐसे हाथ में मिल जाएगा क्या? नहीं। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड हमको ऐसे ही नहीं मिलता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रेड फास्फोरस को ब्रोमीन या फिर आयोडीन के साथ, रेड फास्फोरस को ब्रोमीन या फिर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक रिएक्शन मिक्सचर बनेगा, एक रिएक्शन मिक्सचर बनेगा और उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। तो इस बात को यहाँ पर लिखिए, अब चाहो तो अपने पास लिख लो। अच्छा हाँ स्टूडेंट्स, एक बहुत खास बात, जितना भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन वो सब कुछ आपको एक नोट्स के फॉर्म में हमारे फेसबुक पेज पे और गूगल का जो ड्राइव होता है उस पर और भी कई जगहों पर मिल जाएगा। लेकिन वो आप तक कैसे पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा कैसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जितना भी नोट्स है उसकी लिंक्स दी रहेगी, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारा जो फेसबुक पेज है वहां पर रहेगी, या फिर आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप तक ये नोट्स पहुंच जाएंगे आसानी से, ठीक। तो ये प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप क्योंकि देखिए आपको कितना भी नोट मिल जाए, किताबें तो है ही ना नोट्स के रूप में, तो कितना भी नोट्स मिल जाए, कितना भी कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर आपके हाथ का कुछ लिखा हुआ है ना, चाहे इतना सा पॉइंट भी है, अगर आपके हाथ से आपने खुद से लिखा हुआ है, अपने पढ़ने के दौरान लिखा हुआ है, बुक के किनारे लिखा हुआ है, या कोई प्रॉपर फॉर्मेट में आपने लिख के रखा है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपैरेटिव टू किसी भी नोट्स के। किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट हो, आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो, पर आपके हाथ का लिखा हुआ, आपके अपना हाथ का लिखा हुआ जो भी कुछ मटेरियल है वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे ज्यादा इजी होगा आपको रिवाइज करने में इन द टाइम ऑफ एग्जाम, इन द मिनट्स ऑफ एग्जाम्स। वो समझ लीजिए आपके लिए मिनट्स ऑफ एग्जाम्स का काम करेगा जो आपने खुद से लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को भी आप जब रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं तो आपके पास पहले नोट्स तो होंगे ही होंगे, इसका हमारे इंस्टीट्यूट का नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन जितने भी ये नोट्स हैं ना, these are not the minutes of exams. This can't help you in the minutes of exams. The most helpful thing for your exams, for in the time of exams, before the exam, for the revision during the exams. अभी तो एग्जाम शुरू नहीं हुआ, एग्जाम जब शुरू होगा उससे पहले तक तो ये सब वीडियोस आपको काम में आ रही हैं, ये सारे नोट्स आपको हेल्पफुल हैं। लेकिन जब एग्जाम होता है तो एक अलग प्रेशर है, स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर होता है, क्योंकि सारे एग्जाम्स आपके चल रहे होंगे, 3 तारीख से एग्जाम चालू है, रेगुलर बेसिस पे एग्जाम चालू हो जाएंगे। फिर एग्जाम देकर क्या है, कोई एग्जाम अच्छा हुआ, भगवान करे आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए सारे एग्जाम, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हर स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा जा रहा है, सारे एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट किसी ना किसी पॉइंट पे, कॉर्नर पे खुद को कमजोर महसूस करने लगता है ना एग्जाम देने के बाद। तो अगर आपके पास आपके हाथ के नोट्स होंगे ना, कई बार इंसान को पढ़ने का मन नहीं करता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये पेपर अभी बहुत बाद में है, तक आप लोग अपने बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री उठाना, और अगर कोई टॉपिक वीक है, सपोज ये टॉपिक आपका वीक है, तो फिर उस टॉपिक को इंसान छोड़ता है पेपर में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपके पास बेनिफिट है कि आपको रिटन में एग्जाम नहीं देना है, आपको ओएमआर पे एग्जाम देना है, आपके पास एमसीक्यू ऑप्शंस रहेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ से मिनट्स ऑफ एग्जाम्स का पॉइंट्स बनाते जाइए, ये आपको हेल्प करेंगे फॉर योर रिवीजन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन लीव। जो प्रिपरेशन लीव मिलेगी आपको, उसके उस समय पे सबसे अच्छा रिवीजन करने का तरीका क्या है कि आपके अपने हाथ के जो भी कुछ पॉइंट्स, आपके पास ये टाइम नहीं कि आप पूरे पूरे नोट्स अपने हाथ से बनाएं। अब क्या टाइम बचा है कि पढ़ते वक्त कोई अगर पढ़ा रहा है, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन के दौरान जैसे ये पॉइंट है, सपोज कौन कौन सी ये तीनों पॉइंट जैसे आपने अपने बुक में साइड में नोट कर लिए कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन कराने पे मिलता है, थायरल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पे मिलता है, फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने पे मिलता है, और इसको ऐसे ही मार्क करके हम लोगों ने लिख दिया प्रेफर, इन दोनों को टिक मार के यहाँ लिख दिया एस्केपेबल गैसेस। जो चीज, और अभी जब एग्जाम के दौरान है, एकदम समझ लीजिए एग्जाम कल है, तो आज जब आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ एक बार इसके ऊपर नजर आप डालेंगे ना, तो पूरा लाइन्स याद आ जाएंगी, पूरी क्लासेस याद आ जाएंगी, जो भी क्लास आपने इसके ऊपर लिया होगा वो सब याद आ जाएगा। हम सारे टीचर, जितने भी टीचर से आपने ये चीज पढ़ी होगी अभी तक, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पहली बार पढ़, इससे पहले भी आपने अपने किसी टीचर से पढ़ा होगा इसको, आज आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो हम सब का चेहरा आपको तुरंत इस टॉपिक को देखते ही आपको हम सब का चेहरा याद आ जाएगा, हम लोगों की बातें याद आ जाएंगी कि हम लोगों ने क्या आपको पढ़ाया, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि अपने नोट्स, खुद के नोट्स बनाते जाइए,
अभी पूरा पूरा नोट मत बनाइएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको कि आप पूरा लेकर के बैठे हैं और पूरा लिखना शुरू करते हैं, ऐसा जरूरत नहीं है, समय भी नहीं है आपके पास, जरूरत भी नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए, बाकी डिटेल नोट्स तो आपको आपके इंस्टीट्यूट के भी होंगे, अगर आपने कहीं कोचिंग किया होगा आपके पास खुद के भी होंगे। बुक खुद एक बहुत बड़ी डिटेल नोट है ना, स्पेशली एनसीईआरटी। अभी लास्ट मोमेंट पे, हाँ एक पॉइंट और, लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी का इस्तेमाल करें और किसी बुक को यूज नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए फॉर बोर्ड्स एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है फॉर केमिस्ट्री, है ना। चलिए, तो कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड्स, थायोनाइल क्लोराइड और फास्फोरस। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड कैसे बनता है ना। तो मैंने आपको बताया कि वो एक रिएक्शन मिक्सचर बनता है, उस रिएक्शन मिक्सचर को क्या बोलते हैं, C2, SiTu, ठीक है। उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमको फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड मिलता है। लेकिन वो कैसे मिलेगा, रिएक्शन मिक्सचर कैसे तैयार होगा, जब रेड फास्फोरस, यहां पर लिख रहा हूं, जब कभी भी रेड फास्फोरस और ब्रोमीन या फिर आयोडीन ये साथ रिएक्शन होती है तो एक रिएक्शन मिक्सचर मिलता है, और इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही हमको क्या मिलता है, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही हमको फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फिर फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, ठीक है, ऐसा मिलता है। अगर रेड फास्फोरस को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जो रिएक्शन मिक्सचर बना, हाँ इस रिएक्शन मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं C2, SiTu, ठीक है। ये रिएक्शन मिक्सचर बनता है, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमको फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, अगर रेड फास्फोरस को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया गया है, और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड अगर रेड फास्फोरस को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अल्कोहल्स के कि अल्कोहल से कैसे बनता है, 2 पॉइंट्स पढ़े कि सबसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट्स को भी आप लोग चाहो तो नोट करते जाओ, इट इज बेनिफिशियल ना। तो पहला पॉइंट ये है कि अल्कोहल से कैसे बनता है, अल्कोहल्स को हम लोग कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड या फिर थायोनाइल क्लोराइड या फिर फास्फोरस हैलाइड, इन तीनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसमें से थायोनाइल क्लोराइड को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये दोनों गैसेस एस्केपेबल गैसेस हैं। इसके बाद अगर फास्फोरस हैलाइड की बात करें, यानी फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड की बात करें, तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड हमको एक रिएक्शन मिक्सचर में मिलता है, जिस रिएक्शन मिक्सचर को C2 बोलते हैं। ये C2 कैसे बनता है, रेड फास्फोरस को ब्रोमीन या फिर आयोडीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फिर ट्राइआयोडाइड मिलता है। इसके बाद हम लोग कुछ रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शन पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग को पढ़ना है कि एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड कैसे बनता है, इसको इधर लिख रहा हूं, एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम लोग ड्राई हाइड्रोजन गैस को, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अल्कोहल के सॉल्यूशन में पास कराते हैं। ड्राई हाइड्रोजन गैस को अल्कोहल के सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल से पास करा दें तो हमको एल्काइल क्लोराइड देखने को मिलेगा। और दूसरा मेथड क्या है कि कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड्स को हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल के साथ हीट करा देंगे तो हमको मिल जाएगा, है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड हैलो एसिड्स को हम लोग अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट करा देंगे तो हमको एल्काइल क्लोराइड देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं आगे, एक एक रिएक्शन करके हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग कोई प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, अगर कोई हम लोग प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसी हैलो एसिड्स के साथ करा रहे हैं, कोई प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको हम लोग किसी हैलो एसिड्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें हमको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसमें हमको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कैटलिस्ट क्या होगा, ZnCl2। जब किसी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कभी किसी भी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराना है तो हमको एक कैटलिस्ट के तौर पे ZnCl2 यूज करना पड़ेगा, कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। कौन सा, ZnCl2। तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और हमको क्या मिलेगा, RX, जो हमने बेसिकली पढ़ रखा है
कि हेलो एल्केन्स कैसे बनता है, एल्काइल हैलाइड क्या होता है। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ये जो है वो X के साथ अलग हो जाएगा, X के साथ रिप्लेस हो जाएगा और OH और H ये दोनों ही निकल करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो R और X एक साथ हो जाएंगे प्लस ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन ग्रुप बाहर आ करके क्या बना लेगा H2। अच्छा सर, तो क्या ये X कुछ भी हो सकता है? जी हाँ, ये X कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है। अच्छा सर, लेकिन ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में पढ़ा। अगर हम लोग टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल को ज्यादा कुछ भी इसमें इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्शियरी अल्कोहल को सिंपली हम लोग HCl के साथ, है ना, HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे, HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे शेक कर रहे होंगे और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्ली ध्यान रखिए कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है उसको हेलो एसिड्स के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि ZnCl2 है, हमको रिएक्शन प्रोडक्ट मिल जाएगा और पानी बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा। अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा तो टर्शियरी अल्कोहल में कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन करेगा। टर्शियरी अल्कोहल HCl के साथ डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे हल्का सा उसको शेक करेंगे, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और कि अगर हमको एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो हमको सिंपली क्या करना है कि एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए HBr के साथ हमको कंटिन्यूअसली अल्कोहल को हीट करना है, ठीक है। HBr के साथ अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमको एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। अल्कोहल को अगर HBr के साथ हीट किया जाएगा तो हमको एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा और सेम एज इट इज सोडियम या फिर पोटेशियम और पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमको सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर इसको हीट करेंगे तो एल्काइल आयोडाइड को मिल जाएगा। सोडियम आयोडाइड क्या होता है? Na, पोटेशियम आयोडाइड है ना। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिए। अल्कोहल के माध्यम से हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं हेलो एल्केन्स या फिर, और दूसरी बात अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाना पॉसिबल नहीं है। अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उधर डबल बॉन्ड होता है बॉन्ड्स के बीच में। किसी भी हम लोग बेंजीन देख रहे हैं, बेंजीन है उसके सभी कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है और इन रिएक्शंस के थ्रू डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। इन रिएक्शंस के थ्रू डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए और इसमें क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तोड़ना इनसे आसान नहीं, इसलिए एल्काइल एरिल हैलाइड्स बनाना अल्कोहल से पॉसिबल है। इनकी रिएक्टिविटी सीरीज की बात की जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव, then 2 degree alcohol and then 1 degree. 1 degree alcohol is least reactive whereas 3 degree alcohol is most reactive. और इस मेथड से एरिल हैलाइड्स बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि बेंजीन के साथ यहाँ पर OH लगा होगा, है ना। रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं पहले। रेजोनेंस पढ़ते वक्त हमको ये पता चला था कि अगर इसमें OH लगा हुआ है तो ये OH ये O और C बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ना, इसमें इस पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, कैसे होता है इसके लिए आपको रेजोनेंस दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो क्लास 11 वाला लेक्चर जाकर के वापस देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें डबल बॉन्ड क्यों होता है। यहाँ पर वो बताने वाली बात नहीं है। अगर वो वीडियो मुझे मिल जाएगी, अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग इसके आई बटन पे यहाँ पर डाल देंगे, अदरवाइज आप सर्च करके दोबारा पढ़ लीजिए उसको। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और उस डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड के तोड़ने से कठिन है, डिफिकल्ट है, इसलिए इसमें एरिल हैलाइड्स बनाना पॉसिबल नहीं है। अल्कोहल से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन्स, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, उन रिएक्शंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप दोबारा
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग इस पे एक रिएक्शन के लिए अलग से छोटा सा पार्ट बना देंगे, उस सभी रिएक्शंस को बता देंगे। अभी आपको इस समय पर पूरी दोबारा से पूरे ब्रह्मांड की रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी एनसीईआरटी में दी है सैंपल रिएक्शंस, उनको पढ़ लीजिए, उनको समझ लीजिए, उससे सारी रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगी, है ना। उसमें से एक रिएक्शन मैंने आपको यहाँ बता दिया, जो जिसमें कुछ रूल्स थे, जिसके कुछ रूल्स को पढ़ने थे, जिसमें हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल होगा, उसकी हेलो एसिड्स के साथ रिएक्शन हो रही होगी, तो हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी ZnCl2 और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर टर्शियरी अल्कोहल है उसमें हमको HCl के साथ रिएक्शन करानी है रूम टेम्परेचर पर, उसको सिंपली शेक करेंगे तो भी हमारा रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज भी बता दी है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्शन, सबसे तेज रिएक्शन होगी, 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे धीरे रिएक्शन होगी। और हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि एरिल ब्रोमाइड और एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड कैसे बनता है, और एरिल हैलाइड्स यानी हेलोएरिक्स बनाना इसमें पॉसिबल नहीं है। अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने के बाद, अल्कोहल से हेलोएल्केन्स बनाने के बाद, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल कैसे बनता है। तो हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनाने की 3 विधियां हैं, 3 तरीके हैं, 3 टाइप्स हैं। पहला फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। इसका बिल्कुल जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है किसी तरीके से फ्री रेडिकल रिएक्शन जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। आपके बैच को मैंने पूरा पढ़ाया था, मतलब जो क्लास 11th में मेरे पास थे पिछले साल आपके साथ जो पढ़ते थे, उनको मैंने पूरी तरीके से फ्री रेडिकल हेलोजनेशंस और फ्री रेडिकल रिएक्शंस बताई थी, उसका पूरा मैकेनिज्म बताया था, पूरा चैप्टर ठीक से पढ़ाया हो गया। इस रिवीजन को हो जाने दीजिए, आपका एग्जाम हो जाने दीजिए। पर एक बात जो बहुत ज़रूरी है, मैंने भी कहीं से सुनी थी, अपने किसी प्रोफेसर से, किसी टीचर से, और मैं आज आपको उस बात को ट्रांसफर कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की विंग है, या केमिस्ट्री ही ले लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, लेकिन और तब भी पढ़ी जा सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए कहा जाता है कि या तो आएगा तो पूरा आएगा, या तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो हालांकि आपका भी टर्म 1 एग्जाम होने जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 11th की केमिस्ट्री आती होगी, अच्छे से आती होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पर अगर नहीं आती है तो अभी 12th की पढ़ लीजिए, अगर आपके पास समय है, सारी प्रिपरेशन हो गई है, तो आप पढ़ सकते हैं 11th की। पर 11th में 2 ही चैप्टर्स हैं। पर अगर आपको आगे के कभी और केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, जैसे जेई का पेपर देना है, नीट का देना है, अभी तो नाटा में भी आ गया, तो नाटा में देना है, या कोई और ऐसा एग्जाम देना है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th की पूछी जानी है, तो आपसे मेरा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो आपको समझना है वो समझिए। लेकिन इस एग्जाम के बाद, फाइनल एग्जाम से पहले, क्योंकि फाइनल में आपको थ्योरी एग्जाम देना है, फाइनल एग्जाम से पहले, मार्च वाले एग्जाम से पहले 11th की केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। हालांकि अभी इसमें आपको फ्री रेडिकल हेलोजनेशन है, हालांकि आपको अभी इस फ्री रेडिकल हेलोजनेशन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मतलब उसकी आपको पूरा थ्योरी नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप सारे मैकेनिज्म सीख लें। अगर मैं डिटेल्ड क्लास इसकी अपलोड करवाऊंगा यूट्यूब पे, तो बिल्कुल उसमें डालूंगा कि पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे इसमें, लेकिन अभी क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है तो रिवीजन के फॉर्मेट में फ्री रेडिकल हेलोजनेशन सेकेंड है। रेडिकल हेलोजनेशन सेकंड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा क्या है, सैंडबर्ग रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सैंडबर्ग रिएक्शन। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या है, कैसा है, क्या करना है। सबसे पहले फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, इसमें क्या है, सिंपल सा है, एक एल्केन लेते हैं कोई भी, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका क्लोरीनेशन करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। अपन चलो ब्रोमिनेशन करा लेते हैं। यूवी लाइट प्रेजेंस में हीट होनी चाहिए,
क्या बनेगा, आइसोमेरिक फॉर्म्स बनेंगे, ठीक है। ब्रोमिनेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हेलोजन के तौर पे ब्रोमीन ही ऐड होगा, तो इसकी दो पोजीशंस में ब्रोमीन ऐड होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा दोनों पोजीशन से और ब्रोमीन ऐड होता जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा, मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म्स मिलेगा, ठीक है। एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें आइसोमेरिक एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, कैसे होंगे देखते हैं, CH3 CH2 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 Br प्लस CH3 CH2 CH CH3 और Br, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए, सही है तो ठीक, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत पहले इन दोनों का नाम लिख लीजिए और साथ में ये भी बताइए नाम के साथ डाल के कि कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर। अगर आपको समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर मुझे ज्यादा आंसर्स गलत दिखे तो मैं इसके लिए एक जितने भी इस तरीके के पार्ट्स हैं पर डिस्कशन कर लेंगे, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर ज्यादा आंसर सही मिलते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर वो आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन में कि किसी भी एल्केन का क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन, हाँ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि या तो हम लोग क्लोरीनेशन करा रहे होंगे और या तो फिर ब्रोमिनेशन करा रहे होंगे, या तो क्लोरीनेशन करा रहे होंगे या तो फिर ब्रोमिनेशन करा रहे होंगे। इन दोनों तरीकों से हमको ये फॉर्म मिल सकती है। अगर क्लोरीनेशन करा रहे होते हैं तो यहाँ पर Br की जगह पर Cl लगा होता, अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट है जिसमें Br लगा हुआ है, ठीक है। आइसोमेरिक फॉर्म से मिलेगा, एक मेजर होगा एक माइनर होगा और ये मिक्सचर है, ठीक है, और इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है। फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्या, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग देख रहे होंगे, क्या अंतर है दोनों में। फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन जो है वो क्या होगा, उससे हमको क्या मिलेगा, एल्लो एल्केन्स यानी एल्काइल हैलाइड, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या मिल रहा होगा, एरिल हैलाइड्स, जबकि इससे क्या मिल रहा होगा, एरिल हैलाइड, ठीक है। अच्छा भैया, तो एक कोई रिएक्टेंट ले लेते हैं, सपोज ठीक, ये दिया प्लस इसका हम लोग क्या कराएंगे, हैलोजेनेशन। इस हैलोजेनेशन में क्या क्या आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है। फ्लोरीन नहीं आएगा, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है। आयोडीन हटाई दो अभी, उसका एक अलग केस है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो नीचे हम लोग देख लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट व्हिच इज व्हाट, Fe आयरन, ठीक है। कंडीशन डार्क होनी चाहिए, लुईस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या देखना है हम लोग, एक हमारे पास कोई बेंजीन है जिस पर C2H5 लगा हुआ है, एक उसका हम लोग हैलोजेनेशन करा रहे हैं। हैलोजेनेशन या तो क्लोरीनेशन हो सकता है या तो फिर ब्रोमिनेशन हो सकता है, आयोडाइजेशन भी हो सकता है, वो लोग अगले केस में देख रहे होंगे, उसके लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। लुईस एसिड कैटलिस्ट होना चाहिए, कंडीशन डार्क होनी चाहिए, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक पे हैलोजन यहां लगा होगा और दूसरे पे हैलोजन यहां लगा होगा। दिस इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज नोन एज पैरा पोजीशन, ठीक है। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दैट इज पैरा पोजीशन। और बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ पर हम लोग ऑर्थो आइसोमर को और पैरा आइसोमर को, ऑर्थो पोजीशन वाले को और पैरा पोजीशन वाले को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्यों अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अंतर है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में काफी अंतर है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गई बात हमारी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की, लेकिन आयोडाइजेशन के लिए क्या कंडीशन है, यानी अगर I2 लगा होगा तो क्या कंडीशन है, I2 लगा होगा, आयोडाइजेशन हो रहा होगा, तो कंडीशन ये है कि उसमें हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसमें हम लोगों को क्या पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने उसमें पढ़ाया था, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज HNO3, ठीक है, HNO3, या और भी होते हैं बहुत सारे, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो एक कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करने, इज इट ओके। ये किसके लिए, I2 वाले केसके लिए, आयोडाइजेशन केस के लिए, ठीक है। बाकी रिएक्शंस कुछ इसी तरह हो रही होगी। ये हम लोगों ने देखा फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने दो रिएक्शंस देखी, कौन कौन सी,
एक तो फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देख रहे होंगे सेम इसी के अंडर में, इसी हाइड्रोकार्बन के ही अंडर में हम लोग थर्ड पार्ट देख रहे होंगे, दैट इज साइड-वाइज रिएक्शन। फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के बाद अब बारी आती है उस नेम रिएक्शन की जो हाइड्रोकार्बन में आती है, दैट इज नोन एज सैंडविच रिएक्शन। सैंडविच रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं सब बहुत इजी होती हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। तो उसमें से भी ये बहुत इजी रिएक्शन है सैंडविच रिएक्शन। इसमें क्या करना होता है कि हमारे पास एक एरोमेटिक अमीन होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एरोमेटिक अमीन होना चाहिए जो कि ऑलरेडी डिसॉल्व हो किसी कोल्ड मिनरल सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी कोल्ड मिनरल एक्वा सॉल्यूशन में एरोमेटिक अमीन डिसॉल्व हो, उसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ। सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट होगी कोल्ड, ऑलरेडी मिनरल ऐसे कोल्ड है तो वो भी कोल्ड रिएक्शंस होंगी, ठीक है। 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर उसका होगा। उससे हमको क्या मिल जाएगा, सिंपली डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक। इससे हमारा बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। ये दो चीजें मिला है, क्या क्या मिला है, एरोमेटिक अमीन को मिनरल एसिड में डिसॉल्व ऑलरेडी हो गया और उसको हम लोग सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको एक उसका डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट जो हमारे पास है, एकदम ताजा ताजा बना हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे नहीं, इसको हम लोग कपरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करा देंगे। कपरस हैलाइड के साथ मिलाएंगे, कपरस हैलाइड के साथ मिलेगा, लेकिन याद रहे यहाँ पर हैलाइड या तो ब्रोमीन होगा या तो फिर क्लोरीन होगा, या तो फिर ब्रोमीन होगा या तो क्लोरीन होगा। और इससे क्या होगा, जो डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट रिप्लेस हो जाएगा बाय क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। आइए करके देखते हैं। एक हमारे पास एरोमेटिक अमीन है जो कि किसी कोल्ड मिनरल सॉल्यूशन में मिला हुआ है, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 प्लस HX, ठीक है। 273 से 278 केल्विन का टेम्परेचर है, 273 से 278 केल्विन का टेम्परेचर है। हेलो, ये एरोमेटिक अमीन है, सोडियम नाइट्राइट के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर हमको डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा N2 प्लस X-, ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया। अभी फर्दर इसको किससे हम लोग रिएक्ट करा रहे होंगे, कपरस क्लोराइड या फिर कपरस ब्रोमाइड, कपरस क्लोराइड या फिर कपरस ब्रोमाइड, Cu2 X2। अब यहाँ पर X क्या हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है या तो फिर क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है या तो क्लोरीन हो सकता है। इससे क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट रिप्लेस हो जाएगा किस चीज से, इस हैलोजन पार्ट से। डाइजोनियम सॉल्ट रिप्लेस हो जाएगा इस हैलोजन से, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, हमको हेलोजन मिल जाएगा। लेकिन सर ये तो ब्रोमीन और क्लोरीन का हुआ, व्हाट अबाउट आयोडीन, अगर आयोडीन होगा तो क्या होगा। आयोडीन के लिए यहां तक की रिएक्शन सेम रहेगी, आयोडीन के लिए यहाँ तक की रिएक्शन सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर वी डोंट नीड, हमको कपरस हैलाइड नहीं चाहिए होगा, हमको कपरस हैलाइड नहीं चाहिए होगा। सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, Ki के साथ हम लोग सिंपल रिएक्शन कराएंगे और उसको शेक करेंगे तो हमको आयोडाइड लग करके मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों रिएक्शंस देखी, जिसमें से सैंडविच रिएक्शन में एक बार ऑलरेडी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक अमीन होगा, उसको हम लोग सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा देंगे। सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट को फिर हम लोग कपरस हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिल हैलाइड मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए होगी। अगर हमको आयोडीन के साथ रिएक्शन करानी है, अगर हमको आयोडीन के साथ रिएक्शन करानी है, यानी हमको आयोडाइड चाहिए एरिल हैलाइड्स में, तो हैलाइड की जगह हमको आयोडाइड चाहिए, आयोडाइड चाहिए, तो डाइजोनियम सॉल्ट तक कंडीशन सेम रहेगी, डाइजोनियम सॉल्ट तक कंडीशन सेम रहेगी। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट के बाद जो हमको कपरस लगता है वो कपरस हैलाइड ना लगे करके सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड से ही रिएक्शन हो जाएगी। तो अपन ने हम लोगों ने यहाँ तीन चीजें देखी, फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सैंडविच रिएक्शन। फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन क्या था, एल्काइल हैलाइड्स के लिए था, ठीक है, मेजर माइनर प्रोडक्ट मिल रहा था, आपको बताना था कि मेजर माइनर कौन सा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, ये एरिल हैलाइड दे रहा था, आपको बताना था
कि कंडीशन क्या है, और ये भी पॉइंट में याद रखना कि क्लोरीन ब्रोमीन के लिए कंडीशन अलग थी, आयोडीन के लिए कंडीशन अलग थी। ध्यान रहे फ्लोरीन इन तीनों में से किसी में यूज नहीं होगा, फ्लोरीन इन तीनों में से किसी में यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। इसके बाद सैंडबर्ग रिएक्शन, सैंडबर्ग रिएक्शन आपके सामने है, डायज़ोनियम सॉल्ट, सैंडबर्ग के आगे लिख लीजिए डायज़ोनियम सॉल्ट, तो आपको ध्यान में रहेगा। तो हम लोगों ने दो तरीके के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए। हम लोगों ने अल्कोहल से बनाना सीखा, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से बनाना सीखा। अभी हम लोग बनाना सीखेंगे एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनता है? अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स बनाने के तरीके के बाद अब समय है एल्कीन्स से कैसे हाइड्रोकार्बन हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स बनते हैं। तो बहुत सिंपल सा है इसमें भी। एल्कीन्स में दो मेथड्स हैं। एक तो एडिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, और दूसरा मेथड क्या है? एडिंग ऑफ हैलोजेंस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस तरीके की कंडीशन में हाइड्रोजन और हैलाइड्स दोनों जुड़े होंगे, मतलब हाइड्रोजन भी जुड़ रहा होगा और हैलोजन भी जुड़ रहा होगा, और इस तरीके के केस में सिर्फ हैलोजन जुड़ रहा होगा। तो इस तरीके का केस कौन सा होगा जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों जुड़े? ये इसमें हमारे रिएक्शन किस चीज से हो रही होगी? HX से। ठीक है, HX से हो रही होगी, और ये X कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और I हो सकता है, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लोरीन नहीं होगा। और हैलोजन सिर्फ ऐड हो रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन या फिर आयोडाइजेशन। ठीक है, यानी इससे X2 से रिएक्शन हो रही होगी। बड़े सिंपल सी रिएक्शन है, बात समझ में आ रही है? अगर इस तरीके की एक सैंपल रिएक्शन देखें तो इसमें हमारे पास कोई एक एल्कीन है, सपोज C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये कोई एल्कीन है, इसके साथ हम लोग HX को ऐड करा रहे हैं। सिंपल रिएक्शन है। क्या हो जाएगा? दोनों एक साइड H आ जाएगा और एक साइड X आ जाएगा, एक साइड H आ जाएगा, एक साइड X आ जाएगा। C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड ये डबल बॉन्ड बीच वाला हट जाएगा, और एक साइड H, एक साइड X। ठीक है, अगर दो से ज्यादा है इसमें कार्बन्स, दो से ज्यादा कार्बन है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक में किसी और पोजीशन पे X लगा होगा, एक में किसी और पोजीशन पे X लगा होगा, और ये मार्कोनी का रूल आपने पहले पढ़ रखा है। मार्कोनी का रूल फॉलो करेंगे। मार्कोनी का रूल के हिसाब से एक मार्कोनी का रूल के हिसाब से बनेगा और एक एंटी मार्कोनी का रूल के हिसाब से बनेगा प्रोडक्ट, और जो मार्कोनी का रूल के हिसाब से बन रहा होगा दैट विल बी मेजर। जो मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा होगा दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर। आपको कोई इस क्वेश्चन में डाउट हो आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई ऐसा रिएक्शन आपको मिल रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस रिएक्शन को प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक, और इसी तरीके से अगर हेलोजेंस को ऐड कर रहे हैं, अगर हेलोजेंस को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, हेलोजेनेशन हो रहा है, तो अगेन बहुत ही सिंपल सा है। दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, सपोज कोई एल्कीन हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, इसका हम लोग हेलोजेनेशन करा रहे हैं, तो ये सिंपल सा है, एक हेलोजन इधर आकर के जुड़ जाएगा और एक हेलोजन इधर आकर के जुड़ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड C और इधर X इधर X। अगर दो या दो मतलब दो से ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दो भी जुड़ेंगे। आपको अगर इसमें भी कुछ डाउट आ रहा है, कोई रिएक्शन इस तरह की किसी भी रिएक्शन में, ना कि सिर्फ इसी वीडियो में, किसी भी पार्ट में, किसी भी वीडियो में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई डाउट है, बस करना ये है कि जिस पोर्शन पे डाउट है उस पोर्शन की वीडियो में जाके कमेंट करना है। ऐसा ना हो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन का कमेंट इंट्रोडक्शन में मिल रहा है, इंट्रोडक्शन का कमेंट प्रॉपर्टीज वाली वीडियो में मिल रहा है, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और जब हम लोग कमेंट्स देख करके क्वेश्चंस को निकालेंगे तो उसमें से कोई कमेंट्स देख करके या फिर मेल से या फिर अपना फेसबुक पेज से या फिर व्हाट्सएप से जो भी क्वेश्चंस निकालेंगे फिर उसमें शो करेंगे। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, स्टूडेंट सपोर्ट नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। या तो फिर अगर आप के पास स्टूडेंट्स का ग्रुप है, दो स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें हमारी टीम को जोड़ लीजिए, हम लोग को बता दीजिए, हम लोग जुड़ जाएंगे उस टीम से। तो हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर या मैं खुद व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाऊंगा और आपके क्वेश्चंस का वहाँ पर हम लोग सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये तो हो गया एल्कीन से बनाने का मेथड। अभी हम लोगों को 3 मेथड समझ में आ चुके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर 3 मेथड समझ में आ गए हैं। अल्कोहल से कैसे बनता है वो समझ में आ गया है, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है वो समझ में आ गया है, और एल्कीन से कैसे बनता है वो भी समझ में आ गया है। अब लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचा है एक्सचेंज ऑफ हेलोजेंस। एल्कीन्स के द्वारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बनाने के बाद अब बारी है कि हम लोग एक्सचेंज ऑफ हेलोजेंस के विषय में पढ़ें। हेलोजन एक्सचेंज में हम लोगों को दो तरीके फिर से मिल रहे होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, जो दोनों ही नेम रिएक्शन के तौर पे जाने जाते हैं। वो दोनों क्या हैं? एक है फ्रिकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी कौन सी है? स्वार्ट्ज रिएक्शन।
एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरी है श्वार्ट्ज रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, बस ध्यान में क्या रखना है हम लोगों को, इसकी जो रिएक्टेंट्स उनको क्या क्या लेना है, बस उसका ही ध्यान रखना है। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है? एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनाने का तरीका है फिंकलस्टीन रिएक्शन में, और श्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड बनाने का तरीका है। ठीक है, अच्छा तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड कैसे बनेगा कि हमारे पास कोई भी एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड है सपोज, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं RX, ठीक है, एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड है, इसको हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ, एल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड है, X4Cl ले सकते हैं या फिर Br ले सकते हैं, इसको हम लोग NaOH सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो हमको क्या मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट, इसके बाद RI, नाम से समझ में आ रहा है, हेलोजन एक्सचेंज, यानी दोनों में हेलोजन्स हैं और वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है, प्लस NaX। अब इस ड्राई एसीटोन का क्या काम है? इस ड्राई एसीटोन का काम है कि इस मिक्सचर में से NaX को अलग करना, वो NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, ठीक है। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? एल्काइल आयोडाइड, याद रखना फिंकलस्टीन बनाने में हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है? एल्किल आयोडाइड। और श्वार्ट्ज रिएक्शन में हमको क्या मिलता है? एल्किल क्लोराइड। बहुत ध्यान देने वाली बात है, श्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड मिलता है और फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्किल आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए? अभी देखिए यहाँ पर NaI लिया था, कुछ ऐसा था जिसमें आयोडाइड लाना था, NaI चाहिए था। इसमें भी एल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड लेंगे हम लोग, एल्काइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ हम क्या लें कि हमको फ्लोराइड मिल जाए, तो फ्लोरीन जो है वो मेटालिक फ्लोराइड हमको आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेटालिक फ्लोराइड लेंगे, मेटालिक फ्लोराइड लेंगे, इसमें मेटालिक फ्लोराइड हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे AgF है, HgF2 है, और बहुत सारे NCERT में लिस्ट दी हुई है, आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अपन AgF से कर दे रहे हैं। अगर कोई हमारे पास एल्किल हैलाइड है, उसको हम लोग मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? ये एक्सचेंज हो जाएगा RF प्लस AgX या ब्लूमी साइड प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। इस क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के चारों पार्ट्स पढ़े। कौन कौन से चारों पार्ट्स पढ़े? फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और हेलोजन एक्सचेंज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको अगर कहीं डाउट रहा होगा अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई और आपको डाउट बच रहा है तो बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए आराम से नीचे लिखिए। इन वीडियोस को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये समय उनकी हेल्प करने का है और इस वीडियो के माध्यम से जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके उतना बेहतर है। तब तक के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मन से पढ़िए। धन्यवाद।